उर्वशी और रेखा एक ही घर की बहुएं थीं। उर्वशी छोटी बहू और रेखा बड़ी। पर इसके बाद भी उर्वशी के ससुर ने घर का बड़ा हिस्सा रेखा के नाम और छोटा हिस्सा उर्वशी के नाम किया था, जिसका मलाल उर्वशी को हमेशा से था। उर्वशी एक दिन अपने पति से शिकायत कर रही थी। हाँ, आपको क्यों भेदभाव? आप क्यों अपने पिताजी के बारे में बुरा बोलने लगेंगे भला? कितनी बार ये बात कर चुकी हो तुम, और कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं कि पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने सबको एक जैसा ही रखा है। तो रेखा भाभी को इतना बड़ा मकान का हिस्सा और हमें बस ये 2 कमरे, ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? तुमसे तो बात करना ही भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। छोड़ो, मैं चला दुकान, तुम्हें जो करना है करो। हाँ, जाइए जाइए, पर मैं अन्याय ये बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। जा रही हूँ रेखा भाभी से बात करने। उर्वशी के मन में ये बात तो कब से थी ही, इसलिए अब वो जेठानी से इस बारे में बात करने जा रही थी। अरे उर्वशी, आज सुबह सुबह नीचे कैसे? आओ बैठो। नहीं भाभी, आज मैं बैठने नहीं आई हूँ, आपसे कुछ बात करने आई हूँ। हाँ, कहो ना। मुझे ये पूछना था कि बाबूजी ने मुझे ऊपर वाले 2 कमरे और आपको नीचे वाला पूरा मकान क्यों दिया है? ऐसा भेदभाव उन्होंने क्यों किया? हम दोनों ही उनकी बहुएं हैं ना? बस इतनी सी बात है। तुम्हें ये मकान चाहिए, तुम नीचे रहना चाहती हो ना, तो आज से ये नीचे का हिस्सा तुम्हारा। मैं अपना सामान लेकर ऊपर चली जाती हूँ। आप तो खुश? हाँ, सच भाभी? अरे हाँ, मुझे तो खुशी ही होगी अगर तुम नीचे इस बड़े मकान में रहोगी। तो तुम आज ही अपना सामान लेकर आ जाओ यहाँ, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं आज ही अपना सामान लेकर आ जाती हूँ। उर्वशी तो जैसे 7वें आसमान में थी। उसे घर का बड़ा हिस्सा जो मिल गया था, उसने जल्दी जाकर अपना सामान बांधा और नीचे आकर रहने लगी। अरे वाह, इतनी बड़ी रसोई! यहाँ खाना बनाने में कितना मजा आएगा। कितने बड़े बड़े कमरे, बड़े घर में रहने के मजे हैं सच में। अरे सुबह सुबह कौन आ गया? अब जाकर देखती हूँ। उर्वशी ने अभी बड़े मकान को ठीक से देखा ही था कि दरवाजे पर कुछ मेहमानों ने दस्तक दी थी। अरे बुआ जी, फूफा जी, आप यहाँ? हाँ, तो ऐसे कह रही है जैसे हम यहाँ आ ही नहीं सकते। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आइए। अरे हमने सोचा कुछ दिन यहाँ घूम फिर लेते हैं। इतना बड़ा मकान है, यहाँ दिक्कत थोड़ी ना होगी किसी को भला। कुछ दिन? क्यों, नहीं रह सकते क्या? हाँ, नहीं, मेरा मतलब था कुछ दिन। क्यों बुआ जी, ज्यादा दिन रहिए ना, हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए ना। अरे वो तो हम देंगे ही बहू। देखो यहाँ मेरे कुछ दोस्त भी रहते हैं, मैं उन्हें कल खाने पे बुला लूँगा। वो बड़ा कमरा है ना, सब लोग बैठ कर गप करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। बुआ जी और फूफा जी तो घर में जैसे धरना मारकर ही बैठ गए थे, और उर्वशी उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऊपर उसकी जेठानी के पास बस 2 ही कमरे थे जहां उनके लिए जगह नहीं थी। कुछ दिन गुजरने के बाद वो आज फाइनली जा रहे हैं। कुछ दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला बहू। मुझसे पूछिए, रसोई में खाना बना कर मेरे हाथ खिस गए। हाँ, सच में बुआ जी। तू उदास मत हो बहू, हम दोनों जल्दी ही वापस आ जाएंगे, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है कष्ट करने की फूफा जी, आराम से 1-2 साल बाद आइएगा। जी, बिल्कुल। बुआ जी और फूफा जी के जाने के बाद फाइनली उर्वशी राहत की सांस लेती है। पर जब वो घर पर नजर डालती है तो सब कुछ बिखरा सा था। कहीं बर्तन, कहीं कंघी, कहीं तौलिया। हे भगवान, अब ये सब समेटना पड़ेगा। मैं अकेली ये सब कैसे करूंगी? एक काम करती हूँ, नौकरानी रख लेती हूँ, नहीं तो इतने बड़े घर को समेटते समेटते कहीं मैं ही बीमार ना पड़ जाऊं। उर्वशी घर का काम करने के लिए नौकरानी की तलाश करती है, पर सबका एक ही जवाब था। हाय राम, इतना बड़ा मकान है मैम साहब, मैं तो नहीं करेगी काम यहाँ मरने को।
अगर मेरे को 1 महीने के 10,000 देते हो ना तो सोच सकती हूँ काम करने के लिए। अरे ना रे बाबा ना, इतने बड़े मकान का पोछा लगाने में कितनी मेहनत लगती है। जय सिया राम मैडम जी। कितनी कोशिशें करने के बाद भी उर्वशी को कोई नौकरानी नहीं मिलती। आखिर में उसे खुद ही घर का सारा काम करना पड़ता है। हे भगवान, मेरी कमर हाय मर गई। घर बड़ा है तब पता चलता है जब आपको उसका झाड़ू पोछा करना पड़ता है। हाय मेरी कमर, थोड़ी देर सो ही जाती हूँ। हैं? अब कौन आ गया? हाँ बोलो बच्चों, क्या काम है? हम होली का चंदा लेने आए आंटी। अच्छा, रुको देती हूँ। उर्वशी अंदर से 50 रुपए ले आती है। ये लो बच्चों। आंटी आप क्यों मजाक कर रही है? मजाक? मैंने कब किया मजाक? पैसे दे तो रही हूँ। जरा आपका घर देखिए और उस पे आप 50 रुपये दे रही है। ये मजाक नहीं, ये तो क्या है? अरे ठीक है, ये लो 100 रुपये। अब खुश? हम 5,000 से कम नहीं लेंगे आंटी। बाकी सब बड़े घरों वालों ने इतने ही दिए है, आपके पास नहीं है तो। नहीं दूंगी तो मोहल्ले में इज्जत खराब हो जाएगी। सब लोग सोचेंगे इतने बड़े घर में रहती है फिर भी इतनी कंजूस। अच्छा रुको देती हूँ। उर्वशी चंदे में 5,000 रुपये देती है और जब उसके पति को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब मुझसे महीने का खर्च मत मांगना, समझी? अपने इस बड़े घर से ही ले लेना। अरे सुनिए तो। लेकिन राजेश तो चला जाता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, खुद के पैर पर मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छी खासी ऊपर आराम से बैठी थी, बड़े मकान की लालच में खुद को ही बर्बाद कर दिया। नहीं, अब मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। भाभी आपका बड़ा मकान आपको ही मुबारक। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। लगता है तुम्हें समझ आ गई कि बड़े मकान में रहने की कीमत भी बड़ी ही होती है। हाँ भाभी, आ गई मेरी अक्ल ठिकाने। अमिता की शादी अरुण से होती है। अरुण दिखने में स्मार्ट, सुंदर और अच्छा कमाऊ लड़का था। अरे लड़का देखो कितना प्यारा है, घर भी सुना है बहुत बड़ा है। अरे शांति, तुम तो समझ लो कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है। अरुण के लिए तो लड़कियों की लाइन है, लेकिन मेरी बेटी की शादी में उसकी नज़र पड़ गई तुम्हारी अमिता पर। बस हाँ करो और शादी की तैयारी करो। हाँ पर तुम तो जानती हो शांति, जब से तेरे जीजा गए हैं, तेरे भांजे ने कैसे घर और अपनी बहनों को संभाला है। मैं नहीं कर सकती इतने बड़े घर में बात। अरे तो रखो अमिता को घर में बिठाकर। तभी भतीजा मिंटू आता है। मौसी, पैसे कहाँ है कि इतने बड़े घर में अमिता की शादी कर दे? अरे बात तो करो, लड़का खुद रिश्ता मांग रहा है, इसका मतलब समझते हो ना। मिंटू मौसी की बात सुनकर हाँ कर देता है। वो लोग अरुण के घर जाते हैं, जहाँ अरुण की माँ कहती है, अमिता अरुण को बहुत पसंद आ गई है। मैं तो उसके सिवा अब किसी को अपनी बहू बना ही नहीं सकती। मिंटू बेटा, ये बैग में 5 लाख रुपए हैं, रख लो। बस अब शादी की तैयारी करो, जाओ। मिंटू की आंख में आंसू आ जाते हैं। जिस बहन की शादी की चिंता उसे दिन रात हुआ करती थी, उसकी शादी कैसे बिना पैसे के शहर के सबसे अच्छे घर के लड़के के साथ हो रही थी। अरे क्या हो गया मिंटू, तुम लोगों को अरुण पसंद नहीं क्या? मेरी बहन को इससे अच्छा घर नहीं मिल सकता मम्मी जी। जब मम्मी बोल दिया तो विश्वास रखो। चलो अब अमिता की शादी की तैयारी करो, जाओ। मिंटू भी हाँ करके पैसे लेकर चला जाता है। दोनों परिवार वाले बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ अमिता के घर में उसकी माँ और भाई थे, वहाँ अरुण का भरा पूरा घर था। माँ, पिता, बड़े भाई, भाभी। अरुण की भाभी कहती है, घर तो आप लोगों ने बड़ा बनाया है, लेकिन कमरे तो सिर्फ 2 ही है। अब अमिता कहाँ रहेगी? अरे देख बहू, वो बीच वाला कमरा है ना, वो उसे दे देते हैं। लेकिन माँ जी देखिए, मुझसे तो उम्मीद मत रखिएगा कि मैं अपना कमरा दे दूँ। अरुण की भाभी सास को ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है।
अमिता और अरुण की शादी हो जाती है। शादी के बाद अमिता को जो कमरा मिला होता है वो घर का सबसे छोटा कमरा था। ना बालकनी, ना खिड़की और ना ही कोई वॉशरूम। आधी रात को अमिता कहती है, सुनिए जी, वॉशरूम जाना है। हाँ तो आओ, मैं लेकर चलता हूँ ना, आंगन के पार जाना है। अरुण अमिता को वॉशरूम लेकर जा रहा होता है कि सामने खड़े होते हैं ससुर। अरे कहाँ चलती है दोनों मियाँ बीवी आधी रात को? अमिता को शर्म आ जाती है और वो वापस कमरे में आ जाती है। अरे क्या हो गया, तुम्हें तो वॉशरूम जाना था ना, क्यों नहीं गई? क्या है ना, रहने दीजिए, अब नहीं जाना। सुबह होती है, अमिता कमरे से बाहर होती है तो बाहर सास खड़ी होती है। देखो अमिता, अच्छा नहीं लगता है कि तुम ऐसे नहाए बिना ही बाहर आ गई। पर माँ जी कैसे ना आऊँ, कमरे में तो वॉशरूम है ही नहीं। तभी अरुण की भाभी टिप टॉप तैयार होकर आती है। देखो कितनी प्यारी लग रही है कल्पना बहू। अमिता को एक बार को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन करती क्या, नई नई बहू कैसे कह देती कि दे दो बड़ा कमरा मुझे भी। खाना वाना खाकर सब अपने कमरे में जा रहे होते हैं कि अरुण की भाभी कहती है, अरे अमिता, आओ मेरे कमरे में बैठो, आओ, मैं तुम्हें ना अपनी शादी के एल्बम दिखाती हूँ। अमिता जैसे ही कल्पना भाभी के कमरे में जाती है तो हैरान रह जाती है। अरे क्या हो गया, मुंह क्यों खुला रह गया तुम्हारा? भाभी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 3 साल। क्यों? अगर मेरी शादी आपसे पहले होती तो ये कमरा मेरा होता ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी शादी के भी 25 साल पहले माँ जी की शादी हुई थी। ये कमरा उन्हीं का था, मैंने खाली करवा लिया। तो ये कमरा तो मेरा ही होना था। अमिता को हैरानी होती है कि ये कैसे, सास का कमरा बहू ने खाली करवा लिया। अरे छोड़ो ना, आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। ये देखो, ये एरिया है ना, यहाँ हम तैयार होते हैं। अलग से अलमारी और मेकअप मिरर है ना, सही? अरे इधर आओ, कभी मन ना लगे कमरे के अंदर तो ये सटा हुआ छोटा सा गार्डन, यहाँ ना मैं खूब सारे फूल पौधे लगाती रहती हूँ। और एक मेरा कमरा, वहाँ तो एक गमला रखने की भी जगह नहीं है। हाँ, वो तो पहले अनाज रखने का कमरा था, मैंने ही तो उसे खाली करके माँ जी को दिया था। लेकिन गर्मी बहुत होती है ना उस कमरे में, और एसी लगाने की भी जगह नहीं है। तो उन्होंने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया। कल्पना अमिता को कमरा ऐसे घुमा रही थी जैसे कि ताजमहल। अमिता का मुंह बना जा रहा था कि हाय रे फूटी किस्मत, छोटी बहू होने का ये सिला। फिर एक रोज़, अरे अमिता बहू कहाँ है? अमिता। अमिता कमरे से बाहर निकलती है, पसीने से तर बतर। क्या हो गया बहू? माँ जी, गर्मी बहुत है। हाँ, उस कमरे में होती है। एक काम कर, कुछ देर के लिए मेरे या अमिता के कमरे में लेट जा। ठीक है माँ जी। अमिता पहले सास के कमरे में जाती है, लेकिन ससुर जी बैठकर वहाँ अखबार पढ़ रहे थे। यहाँ तो पापा जी बैठे हैं, उनके सामने मैं कैसे लेट सकती हूँ? एक काम करती हूँ, कल्पना भाभी के कमरे में ही लेट जाती हूँ। वो दूसरे कमरे में जाने के लिए पलट ही रही होती है कि क्या हो गया अमिता बेटा, कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं नहीं पापा जी, वो तो मैं आपसे पूछने आई थी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस छाछ ला दे, गर्मी बहुत है ना बेटा, जरा ठंडी लाना। अमिता ससुर को छाछ देती है और कल्पना भाभी के कमरे में जाती है। भाभी, मेरे कमरे में गर्मी बहुत है, क्या मैं आपके कमरे में लेट जाऊं? कल्पना थोड़ा मुंह बनाती है और फिर हाँ लेट जाओ, लेकिन वो क्या है कि अमिता को दुख होता है। जिस बड़े घर को देखकर उसके भाई ने उसकी शादी की, वहाँ उसके लिए एक कमरा भी नहीं है। तभी सास आ जाती है। अरे कल्पना, जरा अमिता को अपने कमरे में सुला लो। हाँ तो मना किसने किया? आओ ना, आओ, मैंने हाँ ही तो कहा था। हाँ माँ जी, भाभी ने हाँ ही कहा कि मैं सो जाऊँ वहाँ, लेकिन फिर छोटी कहाँ सोएगी? अरे वो तो दादी के साथ सो जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, वो यहीं सोती है, आपको पता है ना। अमिता तुम ना ज़मीन में दरी बिछा कर सो जाओ, चलो। अमिता ज़मीन पर लेट जाती है।
तभी कल्पना की बेटी बेड से उतरती है और सीधे अमिता के ऊपर पैर रखकर खड़ी हो जाती है। ओह, अरे मर गई। अरे छोटी, तुम इतनी भी छोटी नहीं हो। अरे ओहो, छोटी इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, लेकिन देखकर काम नहीं होता। अमिता, चोट तो नहीं लगी? अमिता के रोने की आवाज़ बाहर तक आती है और सास ससुर कमरे में आ जाते हैं। अरे क्या हो गया, क्या हो गया अमिता बेटा? होना क्या है, कल्पना के पास सोने के लिए भेजा था, कल्पना ने ज़मीन में सुला दिया और ये इतनी बड़ी छोटी अमिता के ऊपर चढ़ गई। ससुर भी छोटी को इसके लिए डांटते हैं, जो छोटी की माँ यानी कि जेठानी कल्पना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वाह जी वाह, क्या ज़माना आ गया है। एक तो मैंने अपने कमरे में जगह दी, ऊपर से मेरी ही बेटी को डांटा जा रहा है। अरे बच्चा ही तो है, चढ़ गया तो क्या हो गया? बच्चा या 50 किलो का बच्चा है तो ठीक है, लेकिन देख कर तो चले। ऐसा है अमिता, चटाई उठाओ और निकलो यहाँ से, समझी? जाओ मरो उसी दबड़े खाने में। बहू, बड़े कमरे का इतना घमंड मत करो। यह मत भूलो, यह कमरा हम लोगों ने तुम्हारे लिए खाली किया था। तो एहसान नहीं किया था? नई बहू थी मैं इस घर की, तो इतना तो करना ही था ना। हाँ कल्पना, बहुत सही बोल रही हो। चलो अमिता बेटा। ससुर अमिता को लेकर बाहर आ जाते हैं। अमिता बेटा, ससुराल में ससुर पिता तुल्य होता है। और देखो, अब तुम्हारा ये पिता तुम्हारे लिए क्या करता है। ससुर किसी को फ़ोन करता है। हाँ जी, आप कल से काम शुरू कर दीजिए। मुझे अपने घर में एक और फ्लोर बनाना है। डिज़ाइन मेरी छोटी बहू बना देगी। ससुर फ़ोन रख देते हैं। बेटा अमिता, हमें माफ़ करना, हम तुझे घर का बड़ा कमरा नहीं दे पाए, लेकिन अब तुम अपने हिसाब से पूरा फ्लोर डिज़ाइन करो, जो अच्छा लगे, जैसा सपने में सोचा हो वैसा कमरा बनवाना। ठीक है बेटा? अमिता की आंख से खुशी के आंसू निकल आते हैं। उसे भले ही बड़ा कमरा ना मिला हो, लेकिन प्यार करने वाले बड़े दिल वाले सास ससुर जो मिले थे